Welcome to Krishna Academy. Subscribe to our channel now. जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके प्रिय प्लेटफॉर्म कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं पवन तिवारी आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूले साथियों। आइए हम लोग इस पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे क्लास 10th में हम लोग ने पहला चैप्टर समाप्त कर चुका था, जिसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में अध्ययन किया था। उसमें विभिन्न जो टॉपिक थे उनके बारे में हम लोगों ने जानकारियां ली थी, जिसके अंतर्गत आए थे हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं साथियों। इसके बाद से हम लोगों ने ये जाना था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं साथियों। साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कितने प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से प्रकार आते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं साथियों। इसी के अंतर्गत आया था हमारा एक टॉपिक था जिसको रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत, जिसमें आते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं तथा अपचयन अभिक्रियाएं। यदि ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रहे थे तो हम कह रहे थे कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। और जो ऑक्सीकरण अपचयन थे उनका हमारे व्यवहारिक जीवन में कुछ उपयोग के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत कौन से टॉपिक आए थे साथियों, तो आया था हमारे पास संक्षारण आया था और विकृत गंधिता आया था। तो हम लोगों ने देखा था कि संक्षारण के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे धातु थे जो ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं करके और अपने सतह को कलुषित कर ले रहे थे और संक्षार का निर्माण कर रहे थे, जिससे क्या हो रहे थे उस वस्तु के बारे में क्या हो रहे थे, मतलब उनके वस्तु की क्वालिटियों में कमी आ रही थी और साथ साथ क्या हो रहे थे, उनके कलर परिवर्तित हो जा रहे थे। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ बचाव के उपाय भी पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हम उन धातुओं को सेफ रख सकते हैं, बचा सकते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से, यानी संक्षारण से बचा सकते हैं। दूसरा टॉपिक इसी के अंतर्गत व्यवहारिक जीवन था विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के अंतर्गत साथियों हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो तैलीय युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। उन खाद्य पदार्थों को ना अगर लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो वो ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं करके और क्या हो जाते हैं, विकृत गंधित हो जाते हैं, यानी दूषित हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं ना, वो हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं, इसीलिए उनको खाना वर्जित करना चाहिए। जिससे बचाने के लिए हम लोगों ने विभिन्न उपायों का प्रयोग किया था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने उपाय ये लिया था कि उसको या तो किसी पैक्ड, मतलब किसी पैकेट में बंद कर देते थे, नाइट्रोजन गैस को सम्मिलित करके उसमें से वायु को निकालते थे, फिर नाइट्रोजन गैस को भर देते थे, या बहुत सारे पैक्ड कंटेनर में वस्तुओं को रखा जाता था जो खाद्य सामग्री थे उनको, या रेफ्रिजरेटर का यूज करते थे। ऐसे ही बहुत सारे उपायों को हम लोगों ने किया। उसके अंतर्गत हम लोगों ने इस अध्ययन के बारे में जानकारी बटोरी। साथ ही इसके अंतर्गत एक और टॉपिक आया था साथियों जो महत्वपूर्ण था, जिसको कहते हैं उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उसके बारे में हम लोगों ने जानकारियां ली थी और इसी के साथ हम लोगों का ये टॉपिक समाप्त हुआ था साथियों। और फिर हम लोग अब दूसरे टॉपिक पे आएंगे, यानी दूसरे चैप्टर पे आएंगे। दूसरा चैप्टर है हमारे लिए अम्ल, क्षार एवं लवण। तो साथियों ये जानेंगे कि अम्ल, क्षार, लवण यानी एसिड, बेस और साल्ट होते क्या है, क्या प्रोसेस होते हैं इनके पहचानने के, इनको कैसे व्यवहारिक जीवन में पहचान करेंगे कि क्या अम्ल होता है, क्या क्षार होता है और क्या लवण होता है साथियों। साथ साथ ये भी पहचान करेंगे कि इनको परिभाषा के अकॉर्डिंग, मतलब अगर इनको प्रयोग के अंतर्गत पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे साथियों। साथ साथ ये भी पहचानेंगे कि अगर प्रयोगशाला में हम जाएं तो अम्ल, क्षार को पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, व्यवहारिक जीवन में कैसे इसकी पहचान होगी साथियों। तो पिछले क्लास जो क्लास 8 थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो अम्ल होते हैं ना वो स्वाद में खट्टे होते हैं साथियों, और जो क्षार होते हैं ना वो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे ये खाद्य सामग्री के हिसाब से इसको पहचाना जा रहा है ना कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। यानी खाद्य सामग्री का, जिन खाद्य सामग्रियों का प्रयोग करते हैं उनको स्वाद से चख रहे हैं, स्वाद से चखने के बाद से ये पहचान रहे हैं कि ये अम्ल है, यानी स्वाद में खट्टे लग रहे हैं, अम्ल है और स्वाद में कड़वे लग रहे हैं, यानी क्षार है साथियों। तो इसका व्यवहारिक तौर पे उदाहरण लेंगे कुछ और समझेंगे कि कौन स्वाद में खट्टे लग रहे हैं और कौन
साथियों अगर व्यवहारिक जीवन में अगर स्वाद की चखने की बात की जाए तो जब भी हम नींबू को लेते हैं तो नींबू क्या होता है ना, स्वाद में खट्टे लगते हैं। स्वाद में कड़वे लगते हैं या खट्टे लगते हैं साथियों? तो आप कहेंगे कि स्वाद में खट्टे लगते हैं। तो नींबू यदि स्वाद में खट्टे लग रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अम्ल यानी एसिड के अंतर्गत आ जाएंगे। वही यदि बात की जाए टमाटर की तो ये भी स्वाद में क्या होंगे? खट्टे लगेंगे। यदि स्वाद में खट्टे लगेंगे तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अम्ल के। साथ साथ ये भी कह सकते हैं साथियों कि जो कच्चे आम होते हैं वो भी स्वाद में खट्टे लगते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अम्ल के। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग कुछ उदाहरण लेंगे क्षार के। जैसे ये कड़वे लगते हैं तो मिर्चा जो होता है वो मिर्चा कड़वा लगता है साथियों। साथ साथ घरों में जो डिटर्जेंट यूज किए जाते हैं ना, यानी सर्फ और साबुन का जो प्रयोग किए जाते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? तो वो आते हैं हमारे बेस मतलब क्षार के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं के साथ हम लोग क्या करेंगे? इस अम्ल और क्षार के समझने के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे एक एक को लेकर के कैसे इनकी पहचान होगी प्रयोगशाला में, कैसे इनको परिभाषा के अकॉर्डिंग जाना जाएगा। तो सबसे पहले आइए साथियों जानते हैं कि आर्हेनियस महोदय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अम्ल के बारे में क्या कहा। क्योंकि हम लोग अब आ गए हैं क्लास 10th में और क्लास 10th के अकॉर्डिंग हम लोगों का बेस थोड़ा सा हाइट होगा। तो अब ये जो परिभाषाएं थे अम्ल और क्षार के, मतलब जो पहचानने के तौर तरीके थे वो गुण के अंतर्गत चले जाएंगे और आर्हेनियस महोदय के अकॉर्डिंग जानेंगे कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है साथियों। तो आर्हेनियस महोदय ने अम्ल के बारे में कहा था कि वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है साथियों आइए जानते हैं। तो अगर जलीय विलयन में डालते हैं और H पे प्लस आयन आ जाए, तो क्योंकि H पॉजिटिव आयन देता है, प्लस आयन देता है, तो यदि ये H प्लस आयन दे रहा है तो H पे प्लस आ जा रहा है, तो ये कहता है हाइड्रोजन आयन। ये क्या कहलाता है? हाइड्रोजन आयन। और जब भी हाइड्रोजन आएगा तो आर्हेनियस महोदय कहते हैं किसी जलीय विलयन में यदि हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल। जलीय विलयन में ये एसिड हो जाएंगे। और ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि ऐसे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं या ऐसे यौगिक जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं साथियों। तो आइए देखते हैं क्षार। तो इन्होंने कहा था हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH पे माइनस आयन आता है साथियों। तो OH पे यदि माइनस आयन आता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। और जब भी हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है तो वो क्या कहलाते हैं? क्षार। तो अम्ल के बारे में उन्होंने कहा था कि वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं और जो OH माइनस आयन देते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो ये आर्हेनियस महोदय ने अपना परिभाषा दिया था। अभी तक ऐसा लग रहा है कि स्पष्ट हो गया है साथियों की क्या अम्ल होता है और क्या क्षार होता है। तो जलीय विलयन में जो H प्लस आयन देंगे यानी हाइड्रोजन आयन देंगे वो अम्ल कहलाएंगे और जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो क्षार कहलाएंगे। तो आइए अम्ल और क्षार के जल में क्या एक्टिविटियां होती है उनके बारे में जानेंगे साथियों। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे ना अम्ल एवं क्षार की पहचान कैसे करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं यानी स्वाद में खट्टे लगेंगे तो उनको क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। अगर स्वाद में कड़वे लग रहे हैं तो वो क्षार कहलाएंगे। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं अम्ल एवं क्षार के गुणधर्म में देखेंगे तो रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ठीक आर्हेनियस महोदय का परिभाषा आ जाएगा। क्योंकि आर्हेनियस महोदय ने ये कहा था कि वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो क्षार कहलाते हैं और वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो ये अम्ल के और क्षार के जो गुणधर्म है तो उनके रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत आ जाता है। आगे हम लोग एक टॉपिक ये देखेंगे कि अम्ल और क्षार का जल में भूमिका। अम्ल और क्षार जल में क्या कार्य करते हैं या अम्ल और क्षार जल में क्या करते हैं तो देखेंगे साथियों। तो कुछ सबसे पहले तो हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल और क्षार के बारे में। तो आइए कुछ अम्ल के उदाहरण ले रहा हूं और कुछ क्षार का उदाहरण ले रहा हूं। फिर इसको क्या करूंगा? जलीय विलयन में इसको डाला जाएगा और देखा जाएगा कि इनकी एक्टिविटियां क्या हो रही है जलीय विलयन में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या अम्ल। हमारे पास रहेगा एक साइड अम्ल एक साइड क्षार। तो अम्ल यानी एसिड और क्या होगा? क्षार। तो अगर HCl की बात की जा रही है HCl तो ये अम्ल होगा।
HNO3 की बात की जा रही है तो ये भी क्या होगा, क्षार अम्ल होगा सर। H2SO4 की बात की जा रही है तो ये भी अम्ल होगा साथियों। CH3COOH की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, अम्ल होगा। ऐसे ही कुछ क्षार के उदाहरण भी ले रहे हैं, जैसे NaOH की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, हमारे पास क्षार होगा साथियों। ऐसे ही लिख ले KOH तो ये भी क्षार होगा। CaOH का होल ट्वाइस साथियों तो ये भी क्षार होगा। इसके बारे में हम लोग ने देखा था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना था, यानी जब CaO को डाला गया था जल में, तो जल में डालने के बाद से क्या किया था, अभिक्रिया करने के बाद से वो ने क्या किया था, CaOH का होल ट्वाइस बनाया था, उष्मा को मुक्त किया था, जो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण थे और इसी के अंतर्गत ये तैयार हुए थे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किसके अंतर्गत आता है, क्षार के अंतर्गत आता है साथियों। तो याद रखना, हम अभी आगे कुछ समझाएंगे टॉपिक्स को, उसके अंतर्गत इसको लेके आएंगे और आगे और भी लेंगे। CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब क्षार के उदाहरण हो गए। तो अगर इनकी क्या जल में भूमिका होती है, इसको पहचानना होगा अगर, तो हम क्या करेंगे, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि इनको ले जाके बारी बारी से जल में एक्टिविटियां कराई जाएगी, जल में डाला जाएगा साथियों। तो आइए देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अगर इनको जल में डाला जाता है तो ये क्या करते हैं जल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCl को लेंगे। HCl को यदि जल में डाला जाता है साथियों तो ये क्या करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो जल में ये H प्लस में और प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो क्या हमें H प्लस प्राप्त हो रहे हैं ना, तो यदि H प्लस प्राप्त हो रहे हैं तो ये क्या होंगे, ये आरेनियस महोदय के परिभाषा को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, अम्ल होंगे। ऐसे ही इसमें से किसी और को ले लिया जाए, जैसे H2SO4 को लिया जाए, तो यदि हम ले रहे हैं इसके जगह पे H2SO4 को और यदि इसको जल के साथ जल में अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या होगा, H प्लस में और प्लस SO4 माइनस में, तो ये कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसे क्या करेंगे ना, ये सेपरेट हो जाएंगे, यानी क्या कर रहे हैं, अपने आयनों में विभक्त हो जा रहे हैं। तो H प्लस आयन हमको प्राप्त हो रहा है ना साथियों। तो यदि H प्लस आयन प्राप्त हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये अम्ल को सेटिस्फाइड कर रहा है आर्सेनिक महोदय के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास उदाहरण थे। ऐसे ही इन सबको अगर देखेंगे तो आइए इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा। जैसे इसको जैसे ही जलीय विलयन में डालेंगे ना, किसको, CH3COOH को, इसको जल के साथ जल में जैसे इसको अभिक्रिया कराया जाएगा ना, तो CH3COO पे माइनस आ जाएगा और प्लस H प्लस आयन आएंगे साथियों। तो यहाँ पे भी हमको देखने को मिल रहा है कि H प्लस आयन आ जा रहा है। यदि H प्लस आयन आ जा रहा है तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये भी एसिड का ही पार्ट है, यानी कह सकते हैं CH3COOH ये भी अम्ल है। अब आइए कुछ उदाहरण ले रहा हूँ क्षार का। क्षार के अंतर्गत हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे साथियों कि क्षार जल में क्या अपना भूमिका निभाता है, जल में इसका क्या योगदान होता है साथियों। ये एक टॉपिक है, जल में अम्ल और क्षार की भूमिका मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन ये मैं समझा दे रहा हूँ कि जल के साथ ही तो अभिक्रिया दिखा रहे हैं। तो अब क्षार को ला रहा हूँ, NaOH क्या करेंगे, जल में इसको डालेंगे, जल में डालने के बाद से Na क्या करेगा, प्लस में प्लस OH माइनस में टूट जाएगा साथियों। देखो यहाँ पे OH माइनस प्राप्त हो रहा है ना, जैसे ही OH माइनस में सेपरेट होगा तो इससे स्पष्ट होगा कि ये क्या था, ये क्षार था, यानी बेस था हमारे पास। OH माइनस प्राप्त हो रहा है, आर्सेनिक महोदय के अकॉर्डिंग भी ये कहा जाता था कि जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ऐसे ही किसी और को ले ले, जैसे CaOH का होल ट्वाइस है, तो इसको जल में लेंगे तो ये क्या करेगा, Ca पे 2 प्लस आ जाएंगे, OH पे माइनस आ जाएगा साथियों। तो ये भी हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, तो इससे स्पष्ट होता है साथियों कि ये भी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, तो ये भी बेस है, मतलब क्षार है। और इसी तरीके से ये जल में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो कह सकते हैं साथियों, इसका यही कंक्लूजन निकल रहा है ना साथियों, कि यदि किसी जलीय विलयन में जल में यदि अम्ल को डाल रहे हैं तो वो हाइड्रोजन आयन में
को सेपरेट करके अलग हो जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जा रहा है, हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। तो अम्ल में ऐसा हो रहा है। और वहीं क्षार को यदि डाल रहे हैं तो क्षार जल में क्या भूमिका निभा रहा है, तो हाइड्रोक्साइड आयन को सेपरेट कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। तो जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहा है तो हमको पता चल जा रहा है कि ये क्या है, क्षार है। इसमें हाइड्रोजन निकल रहा था तो कैसे पता चल रहा था कि ये अम्ल है। तो इनकी ये भूमिका होती है किसमें, जल में डालने पे ये एक्टिविटियां करते हैं कौन, एसिड और बेस। अब देखेंगे साथियों हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो चलेगा, अब यहाँ से सिलसिला चलेगा बोर्ड की तरफ। और बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उठा उठा के यहाँ से पूछना स्टार्ट करता है। अब हम अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग साथियों, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि इन सिलसिलों को आगे बढ़ा रहे थे ना परिचय के तरफ। मतलब हम लोग क्या कर रहे थे ना, अम्ल और क्षार के बारे में परिचित हो रहे थे। अभी यहाँ से हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और वो पहला टॉपिक होगा सूचक साथियों। आइए सबसे पहले जानते हैं इंडिकेटर क्या होता है, क्या होता है सूचक। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सूचक होता क्या है, फिर सूचक को, आखिर सूचक के बारे में हम लोग जान क्यों रहे हैं, सूचक का क्या यूज होगा इस चैप्टर में। और एसिड बेस हम पढ़ रहे हैं तो एसिड बेस के लिए मतलब अम्ल क्षार के लिए सूचक की क्या भूमिका होती है। तो हमारा टॉपिक क्या होता है, सूचक। ये इंडिकेटर जो है, ये इंडिकेटर होता क्या है साथियों, तो नाम है इंडिकेटर। खास करके आजकल व्यवहारिक जीवन में हम लोग ना क्या है, इतनी एक्टिविटियां कर रहे हैं ना, उसको इंग्लिश के नामों से सबसे अधिक परिचित है। इंग्लिश के नामों से ही उसकी बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जा रही है। तो इंडिकेटर जो घरों में बाइक यूज किए जाते हैं ना, फोर व्हीलर यूज किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे है ना जिनमें आप देखेंगे कि इंडिकेटर वहीं पे नाम सुने होंगे आपकी, उनमें इंडिकेटर होता है। वो इंडिकेटर एक्चुअल होता क्यों है, क्या यूज होता है उसका साथियों, तो हम कह सकते हैं ना कि उस इंडिकेटर का यूज होता है इंडिकेशन करने में, यानी इंडिकेट कराने में, सूचित कराने में। और उसी इंडिकेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। और इंडिकेशन देता है यानी सूचना देता है, सूचित करता है वो इंडिकेटर। तो गाड़ियों में कैसे इंडिकेट करता है, तो गाड़ियों में इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन मूव कराना है, मतलब दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना है तो दाहिने साइड का इंडिकेटर जलाएंगे, बाएं साइड मुड़ना है तो बाएं साइड का, यानी वो इंडिकेशन देने लगता है कि हमको इधर टर्न करना है। ठीक उसी प्रकार से ना इसको भी इंडिकेशन देगा, मतलब एसिड बेस को इंडिकेशन दिलाने के लिए, मतलब इंडिकेटिंग करने के लिए, मतलब पहचान दिलाने के लिए, सूचित करने के लिए कौन एसिड है कौन बेस है, कुछ अलग प्रकार के इंडिकेटर का यूज किया जाता है, सूचक का यूज किया जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे सूचक की बात की जाए, इंडिकेटर की बात की जाए तो पूछेगा यदि सूचक क्या होता है, तो वे पदार्थ जो किसी अम्ल तथा क्षार की पहचान दिलाता है, या वे वे मापक जो किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है या सूचित करता है, सूचक कहलाता है। तो कह सकते हैं वे पदार्थ जो किसी अम्लीय तथा क्षारीय या वे मापक जो किसी सूचना दे रहा है, यहाँ पे याद रखना इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है, तो वे पदार्थ जो किसी अम्ल तथा क्षार को सूचित करने का काम कर रहा है, मतलब एसिड और बेस को इंडिकेट करने का काम करता है, वही क्या कहलाता है, इंडिकेटर यानी सूचक कहलाता है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये इंडिकेटर जो सूचक है ये एसिड बेस को कैसे इंडिकेट कर पाएगा साथियों, तो सीधे से हम जानते हैं कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे इंडिकेटरों का यूज करते हैं, बशर्ते हमको ये पता नहीं रहता है कि ये एसिड बेस को कैसे इंडिकेट करता है। तो आइए कुछ उदाहरण लेता हूं व्यवहारिक जीवन में जिसको हम लोग डेली एक्टिविटी में यूज करते हैं और वो इंडिकेट भी करता है। तो खास करके जब हम लोग सब्जियों को तैयार करते हैं ना, सब्जियां बनाते हैं ना, तो सब्जियां बनाते हैं तो उसमें हल्दी यूज करते हैं। तो जो टर्मरिक है ना, जो हल्दी है, वो एक इंडिकेटर का काम करता है, एसिड बेस को इंडिकेट करने का काम करता है साथियों। क्या हुआ, हमारे पास हल्दी आया जो इंडिकेटर का काम कर रहा है। तो वैसे ही कह सकते हैं ना कि ये जो रेड कलर का लाल वाला पत्ता गोभी होता है ना, वो भी एक इंडिकेटर का काम करता है साथियों। फिर हम कह सकते हैं ना कि जो हमारे घरों के बाहर जो बगीचों में या दरवाजे पे लगाए जाते हैं ना, चाइनीज रोज, गुड़हल का फूल जिसको अड़हुल के फूल के नाम से भी जाना जाता है, गांव के भाषा में अड़हुल का फूल कहते हैं, जो रेड वाले होते हैं ना, वो रेड वाले भी अपना इंडिकेशन यानी इंडिकेटर का काम करता है साथियों। तो इन तो खास करके सबसे सटीक तो हम लोगों के लिए सबसे अच्छा प्रयोग करने के लिए कौन कौन से दो उदाहरण हो जाएंगे साथियों। एक तो हमारे पास हल्दी हमेशा किचन में अवेलेबल रहता है या घरों में हमेशा पाए जाते हैं। दूसरा, गुड़हल का फूल डेली डेली हमको देखने को दरवाजे पे मिलते हैं, रेड वाला जो गुड़हल का फूल होता है, चाइनीज रोज होते हैं, वो डेली देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों हमारे पास हमेशा मौजूद रहते हैं और
इनसे हम बहुत अच्छे से अपना प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे साथियों प्रयोग? तो खास करके आप लोग ये देखे होंगे ना साथियों कि जब भी घरों में सब्जियों को बनाया जाता है ना, तो सब्जियों को बनाने के बाद से क्या किया जाता है ना कि उसको ले जाके बर्तन को धुलाई की जाती है, मतलब साफ किए जाते हैं बर्तन को। तो जब बर्तन को धुलने जाते हैं ना, तो हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। और मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि जो डिटर्जेंट होते हैं, साबुन होते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बेस के अंतर्गत आते हैं, ये हमने बताया। तो जब भी हम डिटर्जेंट को उसमें डालते हैं ना, तो हल्दी कैसा होता है साथियों? पीला होता है। कैसा होता है? पीला। और बाद में कैसा कलर चेंज कर देता है? जैसे डिटर्जेंट को आप लोग ये गौर कीजिएगा, डिटर्जेंट को डाल के जैसे ही साफ करेंगे ना बर्तन को, तो उसका कलर ब्राउनी रेड में कन्वर्ट होने लगेगी, यानी पीला था और अब भूरे लाल में बदल रहा है। इसे ये साबित होता है कि जो उसमें इंडिकेटर जो हल्दी था ना, वो जैसे ही बेस गया ना, मतलब छार गया ना, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपने मिलाया है ना मेरे अंदर वो बेस है। और वो अपना कलर चेंज करके इसी सूचना को आपको सूचित करता है कि मिलाए गए पदार्थ हमारे लिए क्या है? क्षार है, यानी बेस है। और बेस कौन है? डिटर्जेंट है। ठीक इसी प्रकार से साथियों हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं कि जो गुड़हल है, चाइनीज रोज है, उसको क्या करेंगे आप लोग? एक पेज लीजिएगा, पेज पे लाके उस रेड वाले को रगड़िएगा। रगड़ने के बाद से उसको धूप में सुखा लीजिएगा, कटिंग कर लीजिएगा। कटिंग करने के बाद से एसिड और बेस लीजिएगा। एसिड बेस का मैंने उदाहरण बता दिया। नींबू ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, जो किचन में यूज होते हैं। इधर आपके पास डिटर्जेंट अवेलेबल रहेगा, इसको ले सकते हैं डिटर्जेंट को। घोल दोनों का या दोनों का रस ले, इधर से घोल बना लीजिए डिटर्जेंट का, उधर से नींबू का रस ले लीजिए। और उसमें आप क्या करिएगा कि उस जो पेज को काट के आपने जो इंडिकेटर बनाया, सूचक बनाया है ना, जो चाइनीज रोज से, गुड़हल से रगड़ के, जो उसको दोनों में डाल डाल के देखिएगा वो अपना कैसे कलर चेंज करके आपको इंडिकेट कर रहा है साथियों कि कौन से कलर में कन्वर्ट हो रहा है। इसको आप कमेंट में बताएंगे हमें कि एसिड में डालने से वो जो आप लिटमस पेपर तैयार किए हैं, मतलब जो आप इंडिकेटर तैयार किए हैं, वो एसिड में डालने पे कौन से कलर में आते हैं और बेस में डालने पे कौन से कलर में आते हैं। ये आप प्रैक्टिकल करेंगे साथियों, और प्रैक्टिकल करने के बाद से जो रिजल्ट आएंगे उसको कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आपने प्रयोग किया है और आपका परिणाम उचित आया है साथियों। तो ये हम आसानी से घरों पे ही अम्ल क्षार की पहचान करने के इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। ये हमारे लिए इंडिकेटर का काम करते हैं साथियों, और ये सूचित करते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। अब आइए इसी सूचक की सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सबसे सटीक जगह पे लेके चल रहा। मान लीजिए साथियों, अगर प्रयोगशाला में, जो स्कूल के प्रयोगशाला है या कहीं भी किसी संस्था के प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में दो बीकरों में अम्ल और क्षार को रख दिया जाता है साथियों। तो अम्ल और क्षार को रख दिया जाता है उस बीकरों में। तो बीकर में रखने के बाद से अगर आपको कहा जाए कि बताइए कौन से अम्ल है कौन से क्षार है, तो आप नहीं पहचान पाएंगे। पहचान नहीं पाएंगे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको किसी न किसी सूचक का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि उस सूचक से पता चले कि कौन से अम्ल हैं और कौन से क्षार हैं। तो उन सूचक की सहायता से हम अम्ल और क्षार को आसानी से पहचान सकते हैं साथियों। तो फिर तो आप प्रयोगशाला में जब जाएंगे तो कहेंगे कि सर मुझे कोई इंडिकेटर चाहिए, कोई सूचक चाहिए। तो इसी सिलसिले में, मतलब बुक के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी है वो आपको 4 प्रकार के सूचक उपलब्ध कराएंगे। पहला एक लाल लिटमस पेपर उपलब्ध कराएगा, दूसरा नीला लिटमस पेपर, और तीसरा फिनाल फतेलिन, मिथेल ऑरेंज। ये 4 इंडिकेटर आपको प्रयोगशाला के लैब में उपलब्ध कराएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। मतलब एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इन्हीं चारों के बारे में हम लोगों को पढ़ने हैं। वो तो हम लोगों ने जो नेचुरल इंडिकेटर थे उनको लेकर के जो घरों में प्रयोग करके हम पहचान सकते हैं उनके बारे में जानकारी ली। तो इन चारों से इंडिकेट कराने के लिए किसी एक को दे सकते हैं, इन चारों में से किसी एक को दे सकता है और कहेगा कि ले लीजिए लाल लिटमस पेपर और जाके प्रयोग करके बताइए कौन अम्ल है और कौन क्षार है। या कह देगा लीजिए नीले लिटमस पेपर को और बताइए कौन अम्ल है कौन क्षार है। इनको भी नहीं दिया तो फिनाल फतेलिन का विलयन दे देगा, आपको ड्रॉप करके दोनों में बूंद बूंद गिरा के टेस्ट करना होगा। या मिथिल ऑरेंज का दे देगा तो उनको भी ड्रॉप करके इन दोनों में से किसी विलयन को दे देगा या इन दोनों में से किसी पत्र को दे देगा, और कहेगा कि इन चारों के अकॉर्डिंग कहेगा कि आप किसी एक को चारों में से देखिए, और कहा जा सकता है कि आप पहचानिए कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है साथियों।
तो हमको पहचानना होता है प्रयोगशाला में जाके कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो लिटमस पेपर लेंगे और फिर उसको डालेंगे पहले एसिड में, फिर डालेंगे बेस में, और डाल के देखेंगे कलर कैसे चेंज हो रहा है, किस प्रकार से। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक टेबल यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा साथियों। और टेबल तैयार करके हम लोग देखेंगे कि अम्ल में कैसा परिवर्तन होता है रंग का, क्षार में कैसा परिवर्तन होता है, और रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, मिथाल अरेंज और फिनॉल फतेलिन, ये सब कैसे इंडिकेशन करते हैं, कैसे कलर को चेंज करते हैं साथियों। तो सबसे पहले इसको इरेज करके एक टेबल बनाना पड़ेगा मुझे, और उस टेबल को बनाने के बाद से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कलर चेंज होते हैं साथियों। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद से एक टेबल तैयार कर लेते हैं। टेबल तैयार करने के बाद से फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कैसे कैसे अपना कलर चेंज करता है साथियों। तो हम लोगों को लेना होगा सबसे पहले एक लंबा सा टेबल, और इसमें क्या करना होगा, एक तो यहाँ पे मुख्य हेडिंग होगा हमारे पास जो लिखा जाएगा उन इंडिकेटरों को, ठीक है। और फिर होगा अम्ल और क्षार। तो यहाँ पे सूचक रहेगा इधर, ठीक है, और यहाँ पे रहेंगे अम्ल और क्षार, ठीक है। ये अम्ल और ये होगा क्षार साथियों, ठीक है। तो ये हमारे पास तैयार हो गया। तो अब लिटमस पेपर को लेंगे, तो लाल, ठीक है, नीला, फिनाल, इतने में नहीं आएगा साथियों, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इरेज करके लंबा करना पड़ेगा क्योंकि नाम लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो इसको सबसे पहले फिर से साफ कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद से लिख रहा हूँ। तो देखिए साथियों, ये टेबल तैयार कर लिया गया है कि प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखेंगे कि ये जो सूचक लिए थे हम लोगों ने, हमने 4 सूचक की नाम बताई थी कि लाल लिटमस पेपर को लेंगे, नीले लिटमस पेपर को लेंगे, फिनाल फतेलिन विलयन को लेंगे, और मेथिल ऑरेंज विलयन को लेंगे साथियों। और इसी के साथ हम लोग प्रयोगशाला में ये प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि क्या अम्ल और क्षार के साथ इन विलयनों को। तो यदि सपोज कीजिए हम लोगों को मिल गया हो लाल लिटमस पेपर और बोला गया हो कि अम्ल और क्षार पड़ा हुआ है, अम्ल और क्षार इस लाल लिटमस पेपर के माध्यम से पहचाना है, तो जैसे ही अम्ल में लाल लिटमस पेपर को डाला जाएगा ना साथियों, तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिटमस पेपर लाल का लाल ही दिखेगा। और वही अगर लाल लिटमस पेपर को जैसे ही क्षार में डुबोया जाएगा ना, तो लिटमस पेपर किस कलर का हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर नीले कलर में परिवर्तित हो जाएगा। जितना भीगेगा लिटमस पेपर, जितना भीग जाएगा उतना कलर चेंज करके कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा साथियों। तो ये लाल लिटमस पेपर क्षार में क्या कर रहा है, नीला हो जा रहा है, लेकिन अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि नीले लिटमस पेपर को दिया जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, अम्ल में लाल हो जा रहा है। नीला लिटमस पेपर अम्ल में क्या कर रहा है, अपना कलर बदल दे रहा है, लाल हो जा रहा है, लेकिन क्षार में रंग में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, नीला का नीला ही रह जा रहा है साथियों। अगर आपको फिनाल फतेलिन का विलयन मिल रहा है, तो जैसे ही एसिड में मतलब अम्ल में ड्रॉप करिएगा इसके बूंद को ना, तो अम्ल में रंगहीन, कोई परिवर्तन नहीं, जैसे ड्रॉप कीजिएगा जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन, रंगहीन ही रहेगा। लेकिन यदि फिनाल फतेलिन के विलयन को क्षार में बेस में जैसे ही ड्रॉप कीजिएगा ना, तो विलयन किस कलर का हो जाएगा, गुलाबी रंग का विलयन हो जाएगा साथियों। तो हमारा विलयन कैसा हो जाएगा, गुलाबी गुलाबी, ठीक है। और क्या होगा, मतलब वो मत समझना साथियों की चेहरा तेरा गुलाबी गुलाबी, ये सब नहीं, मतलब कलर गुलाबी गुलाबी हो रहा है ये। तो कैसा हो जाएगा, गुलाबी गुलाबी हो जाएगा ना। और फिर क्या होगा, मेथिल ऑरेंज जो है ना, मेथिल ऑरेंज मतलब जैसे ही इसको ड्रॉप करेंगे ना अम्ल में, अम्ल में जब इसको ड्रॉप करेंगे तो ये उसको कैसा करेगा, गुलाबी कर देगा, किसको, अम्ल को। और यदि इसको बेस में मतलब क्षार में जैसे ही ड्रॉप करेंगे ना मेथिल ऑरेंज को, तो ये कैसा कर देगा, पीला कर देगा साथियों। तो ये कलर परिवर्तित कर करके
प्रयोगशाला में जैसे ही कलर चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहचान रहे हैं ना कि कौन से एसिड है और कौन से बेस है। तो कलर परिवर्तन के आधार पे, यानी ये कलर परिवर्तित करके सूचित कर रहे हैं ना कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो हमारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इन्हीं से पूछता है, खास करके लाल लिटमस और नीले लिटमस को लेकर ज्यादा बार क्वेश्चन पूछता है। रेयर केस में इनको भी पूछ देता है, तो इनको एक अलग टेबल में आप लोग इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये विलेन ड्रॉप करने पे रंगहीन हो रहा है, गुलाबी हो रहा है, फिर इधर भी गुलाबी हो रहा है, ये पीला हो जा रहा है। तो ऐसे रिलेशन स्थापित कर लीजिएगा, क्या होगा, रंगहीन तो पीला, इधर गुलाबी गुलाबी, और इधर रिलेशन लाल था तो नीले में किस में हुआ, क्षार में, और इधर नीला था तो अम्ल में लाल हो गया। अपोजिट कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा इन दोनों के लिए, उन ट्रिक के हिसाब से क्या किया जाएगा, हम लोग पहचाना जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में जैसे ही ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे ना, तो अगर दिमाग में कंफ्यूजन है, अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन किस में कौन से कलर चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए ट्रिक का हेल्प ले लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग पहचान लिया जाएगा कि लाल लिटमस पेपर कब कलर चेंज करता है, नीले लिटमस पेपर कब कलर चेंज करते हैं, किस में कलर चेंज करते हैं, तो इसके साथ हम लोग पहचानेंगे। तो ये रहा साथियों हमारे पास जो प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार को कैसे पहचाना जाता है इस सूचक के माध्यम से। तो ये हमारे लिए ये सूचक का जो टेबल तैयार किया गया है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग पहचानेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि वो जो दो ट्रिक होते हैं वो क्या ट्रिक होते हैं साथियों। तो उन ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि अम्ल और क्षार में लाल लिटमस पेपर और नीले लिटमस पेपर को कलर चेंज करने के आधार पे कैसे इसका ट्रिक के माध्यम से यूज किया जा सकता है। तो आइए दो शब्द लेंगे, एक लेंगे अनिल, अनिल नाम से आप लोग परिचित होंगे, ठीक है। और दूसरा होता है बेलन, जो घरों में रोटी के लिए बेलन यूज किए जाते हैं ना, तो वो बेलन। अम्ल एसिड, एसिड जो है अम्ल, वो अम्ल, ये नीला का मतलब नीला, और क्या है, लो का मतलब लाल। देखिए जो नीला लिटमस पेपर होता है ना, ये नीला लिटमस पेपर होता है ना, ये अम्ल में कैसा हो जाता है, लाल। अम्ल में नीला लिटमस पेपर लाल कर दे, अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, लाल कर देता है साथियों। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। और बेस से बेस, बेस मतलब क्षार, ठीक है, क्षार बेस, ठीक है। ये ल मतलब लाल और न मतलब नीला, ठीक है साथियों। तो जो बेस होता है मतलब क्षार होता है ना, ये क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से हम लोग हमेशा के लिए क्या करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। जैसे ही अगर दिमाग पे कंफ्यूजन आ रहा है ना, तो इसी का हेल्प ले लेंगे। और नीला मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, बेस क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है साथियों। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, ये सिलसिला चलता है पहचानने का, ये हमारे पास ट्रिक था। और बोर्ड एग्जाम में जैसे ही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आप आराम से अपने ट्रिक्स के माध्यम से उस क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे साथियों। फिर हम लोग देखेंगे ना अब कि ये जो प्रयोगशाला में इनके पहचानने के जो तौर तरीके थे, यानी अम्ल क्षार को पहचान रहे थे, तो अब ये तो यहाँ पे समाप्त हुआ कि हम अम्ल और क्षार को पहचान जाएंगे सूचक के माध्यम से। अब क्या होगा ना, ये जो अम्ल और क्षार है ना, ये अब अभिक्रिया करेंगे, रासायनिक गुणों के आधार पे ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। तो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो अभिक्रिया करके क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना अम्ल और क्षार का, अम्ल और क्षार का धातु के साथ अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होगा, अम्ल और क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। किसका किसका देखेंगे साथियों, तो अम्ल का, अम्ल और क्षार का किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया।
तो अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रियाएं कैसे करते हैं साथियों? तो सबसे पहले लेंगे अम्ल को और धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, फिर लेंगे क्षार को और फिर धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहला क्या होगा? अम्ल। अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए साथियों, जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो अगर हाइड्रोजन से ऊपर के क्रियाशील धातु तत्व है ना, तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। इससे स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। तो कह सकते हैं कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे HCl और किसके साथ, मान लीजिए के साथ करा दिए, या इसके और भी ले सकते हैं, Na ले सकते हैं, या Ca ले सकते हैं, कैल्शियम, बहुत सारे कोई भी धातु ले सकते हैं। बस क्या होना चाहिए? क्रियाशीलता के क्रम में हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन गैस निकालेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा साथियों। तो अब देखिए, ये H प्लस आयन, इस पे एक प्लस आयन, इस पे एक माइनस आयन साथियों। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आयनों को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आयन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। अधिक क्रियाशील है, क्रियाशीलता का क्रम पढ़ाया हो ना, तो क्रियाशीलता के क्रम में पिछले चैप्टर में क्रियाशीलता का जो क्रम, इसीलिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया, जबकि उस चैप्टर में नहीं था। पढ़ाने का मतलब यही होता है ना साथियों, कि जहां पे उसका यूज आए ना, पहले ही बताना पड़ता है, ताकि एक माइंड मैपिंग तैयार करना पड़ता है बच्चों के लिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे तरीके से टॉपिक को समझ पाए। अब बताइए, तीसरे चैप्टर में है, तीसरे चैप्टर में उसका यूज है, चलिए कह सकते हैं कि तीसरे चैप्टर में उसका यूज है, धातु पढ़े हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता का। लेकिन हम तो पहले चैप्टर से ही अभिक्रियाएं करा रहे हैं ना, तो पहले चैप्टर से अभिक्रिया करा रहे हैं, हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, कहेंगे अधिक क्रियाशील अपने से कम क्रियाशील को विस्थापित करेगा। आपको कैसे पता? क्या पता क्लास 8 में आपने पढ़ा और टीचर ने अच्छे से क्रियाशीलता के क्रम के बारे में आपको परिचित कराया हो, नहीं कराया। तो इसीलिए पहले चैप्टर जब हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो वहीं पे इसीलिए हमने बता दिया, ताकि आप परिचित हो जाएं और समझे कि क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, कैसे अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित करते हैं साथियों। यदि अभी तक आपने पहले लेक्चर को नहीं देखा है, तो जाके आप पहले लेक्चर को देखिए, जो मतलब पहला जो चैप्टर है, उस पहले चैप्टर को देखिए। उसमें पूरे क्रियाशीलता के क्रम के बारे में जानकारियां दी गई है, पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे से जानकारियां दी गई है, ताकि वही आपके केमिस्ट्री का बेस वहां पे बनाया गया है साथियों। तो क्या करेगा? ये अधिक क्रियाशील है, तो ये अधिक क्रियाशील है, तो अपने से कम क्रियाशील को क्या करेगा? विस्थापित करेगा। तो हाइड्रोजन को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, तो हाइड्रोजन क्या चला जाएगा साइड, अकेले तो हाइड्रोजन रहेगा नहीं, तो H2 के रूप में रहेगा साथियों, हाइड्रोजन गैस के रूप में। तो ये तो बन गया सोडियम। अब सोडियम इसके साथ, इसको हटा दिए तो इसके जगह पे आ जाएगा ना, जैसे विस्थापन अभिक्रियाएं उधर हो रहे थे। तो अब क्या बनाएगा? NaCl। तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। तो ये क्या था साथियों? अम्ल। ये क्या था? धातु। ये क्या है? लवण। और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं और लवण बनाते हैं साथियों। तो कह सकते हैं कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। अगर एरो का सिंबल ऊपर की तरफ है साथियों, तो कह सकते हैं कि गैस रिलीज हो रहा है। नीचे है तो कहेंगे अवक्षेप नीचे जमा हो रहा है तलहटी रिएक्शन में। ठीक है, तो ये सिंबल्स है, नीचे है तो तली में बैठ रहा है, और अगर एरो ऊपर है तो गैस बाहर निकल रहा है। तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं साथियों। तो ये तो रहा अम्ल का। तो क्या कर सकते हैं? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं तथा लवण का निर्माण कर सकते हैं, या सिंपल से कह सकते हैं अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखेंगे क्षार के साथ। जो क्षार है, क्षार के साथ देखेंगे साथियों, ये एग्जाम्पल था। क्षार के साथ यदि देखेंगे तो क्षार के साथ भी यही खेल होने वाली है साथियों। यदि रिएक्टिविटी सीरीज में हमको मिल रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज में अधिक रिएक्टिव मिल रहा है, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर कम रिएक्टिव मिल रहा है तो उसी के साथ अभिक्रिया करके बनाया गया। उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेंगे कुछ उदाहरण साथियों, कि जैसे अगर हमारे पास जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, NaOH था हमारे पास, और फिर मान लीजिए Zn हो,
और प्लस क्या हो NaOH हो। तो अगर Zn है NaOH है तो देखिए साथी, ये तो कम रिएक्टिव है, ये अधिक रिएक्टिव है, तो फिर क्या करेगा इस रेयर केस में, यहाँ पे ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसको क्या विस्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटियां क्या करेंगे, ये रिएक्टिव कर रहा है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है साथियों कि मतलब ये भी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है जो क्षार है, लेकिन क्या कर रहा है, अगर ये अधिक रिएक्टिव रहता तो क्या इसके साथ जाता? नहीं, इसको सीधे विस्थापित कर देता। ये अगर अधिक रिएक्टिव रहता ना तो इसको विस्थापित करता है, इसको नहीं करता। अब क्यों किया है हम ये जानेंगे सबसे पहले ना। सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी है कि इसने विस्थापित उसको क्यों किया। आइए पहले सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं ना, बैलेंस करना भी तो जरूरी है ना। देखिए सर, ये इधर एक Zn है, उधर कितने, एक Zn है, इधर 2 सोडियम है, 2 कर ले रहा हूँ, फिर 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो संतुलित हो गया हमारा। देख लीजिए यहाँ पे 2 लगाने से। ये बताइए सोडियम अधिक रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है या हाइड्रोजन ले? तो देखिए धातु के जैसे व्यवहार तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन भी तो होता है ना। तो जैसे ही Zn आएगा ना तो Zn देखेगा कि ये तो हमसे ताकतवर है लेकिन ये हमसे कमजोर है, तो क्यों ना इसी को हटाया जाए। तो Zn देखिए केवल किसको हटा देगा, हाइड्रोजन को, और बाकी सब साथ साथ में हाइड्रोजन का जगह धारण कर लिया है। कौन किया है? Zn किया। क्यों? क्योंकि इससे कम रिएक्टिव यही मिला तो इसी को हटा दिया। ये तो ताकतवर है ना, तो ताकतवर को कैसे हटा पाएगा। तो ये क्या किया, रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद से किसके जगह धारण किया, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को क्या किया, तो ये कभी भी गैस के रूप में रहता है साथियों। तो ये हमारा क्या होता है, क्षार धातुओं के साथ ऐसे ही अभिक्रियाएं करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे हाइड्रोजन और सोडियम दोनों से कम रिएक्टिव यहाँ पे यदि रहता ना, जैसा कॉपर रहता, तो कोई रिएक्शन नहीं हो पाता क्योंकि हटा नहीं पाता वो। तो कॉपर तो हाइड्रोजन को भी नहीं हटा पाएगा ना, क्योंकि वो ऊपर रहता है ना हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में, और सोडियम तो रहता ही। तो अगर यहाँ पे कॉपर रहता तब तो वहां पे हमको नो रिएक्शन लिखना पड़ता कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में के अकॉर्डिंग ही कोई भी रिएक्शन में हम लोग को चलने हैं। यहाँ पे तो हाइड्रोजन से ये ऊपर था इसीलिए इसको हटा के बना दी। तो इसीलिए साथियों मैं इसलिए इस पे इतना टॉपिक पे चर्चा कर रहा था कि जो बुक है ना, या बहुत सारे टीचर जब पढ़ाते हैं ना तो इस पे इन चीजों की चर्चा नहीं करते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। बस ये बता देते हैं ना कि नीचे बुक लिखता है कि ये अभिक्रियाएं सभी सभी धातुओं के लिए नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं हो सकती ये बच्चों को जानना जरूरी है ना साथियों, कि ये अभिक्रियाएं क्यों नहीं हो सकती सभी धातुओं के लिए। तो ये सब जानना जरूरी होता है। एक केमिस्ट्री में एक एक पहलुओं को अगर समझ के आप चल रहे हैं ना, तभी जाके आपको सही तरीके से समझ में आएगा साथियों। तो इसीलिए क्या होता है ना कि ये इसको विस्थापित करता है, विस्थापित करने के बाद से ऐसे लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है, जबकि यहाँ पे कॉपर रहता है तो नो रिएक्शन की कंडीशन आ जाती। और इसीलिए नीचे क्या करता है ना, एनसीईआरटी नोट में लिखता है कि ये अभिक्रियाएं सभी धातुओं के लिए संभव नहीं है सर। तो ये हमारा था अम्ल और क्षार का किसके साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों, अगले लेक्चर में इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ ही हम प्रारंभ करेंगे। वो क्या है हमारे पास, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको और किस नाम से जानेंगे साथियों, अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया। और किस नाम से जानेंगे, क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो 3 टॉपिक 1 आंसर साथियों, 3 टॉपिक के साथ 1 आंसर बन रहे हैं। वो आंसर क्या बन रहा है साथियों, तो अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया, या क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया, या क्या कह सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया साथियों। तो ये तीनों के एक ही आंसर होंगे और एक ही आंसर, ये महत्वपूर्ण आंसर होंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही धीरे धीरे करके टॉपिक को आराम आराम से कवर अप किया जाएगा साथियों, और समझते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और लास्ट जब होगा इसका इंड होगा इस चैप्टर का, तो ये देखने के लिए बड़ा चैप्टर है साथियों। और अगर ऐसे पढ़ा जाए तो हार्ड तो लगेगा, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ आराम आराम से पढ़ा जाएगा और अंत तक आपको लगेगा
कि जितने भी अनसॉल्व में पूछे गए प्रश्न हैं वो सब कुछ आपको आएंगे, और साथ साथ हम इंडिकेट कराते चलेंगे कि बोर्ड में कब किस तरह से किस टॉपिक को प्रश्न बना के पूछा गया है साथियों। तो इसी सिलसिले को यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching videos. I hope this session was helpful. Subscribe to our channel now.